कास्ट कोई भी लिख लो। साइमल्टेनियसली दूसरा नाम है कास्ट মানে 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 कैमरा चलिए कैमरा तो चलिए আছে তোমার তার যদি তুমি এটা नहीं कैमरा ऑन कर दिया आपको बोर्ड को बोल देगा মানে এটা বোর্ড তোমার এটা ওয়াইড কৰি ইউজ কৰিব তোমার যদি এখন ব্লক হৈ যাব সেইকাৰণে বা ষ্টুডেণ্টৰ লগত কিবা যদি চাবলৈ আছে তাতে আছে ন মানে আছে কেমেৰা লাগে बेसिकली हम लोग जो डे टू डे ट्रांजेक्शंस करते हैं उसको सिंपल टर्म में रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। कोई भी हम लोग परचेज करते हैं या ट्रांजेक्शंस करते हैं उसको रिकॉर्ड हम लोग सिस्टमेटिक वे में करेंगे। तो अकाउंटिंग इज नथिंग बट अ प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि ये एक मतलब इवेंट या सिस्टम नहीं है, ये प्रोसेस है। हम लोग स्टार्टिंग करते हैं जर्नल एंट्री से, देन वी प्रोसीड टू डेट, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जो कॉमर्स स्टूडेंट में, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर हम लोग बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्लोज होता है। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। बिफोर दैट हम लोग को कुछ कंसेप्ट क्लियर करना है, ये सब हम लोग को माइंड में रखना है ताकि बाद में जाके हम लोग को कॉम्प्लिकेशन फेस ना करना पड़े या माइंड में कंफ्यूजन ना आए। तो देयर आर सर्टेन कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट कुछ है जो हम लोग माइंड में लेके चलना है, assumptions कुछ हम लोग लेते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट इज एंटिटी कंसेप्ट। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि कोई हम लोग का माइंडसेट ये होना चाहिए कि हम लोग बिजनेस का अकाउंटिंग करें, ना कि कोई इंडिविजुअल। ये कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब मान लीजिए कोई ओनर बिजनेस में अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसका भी एक इवेंट की आप कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि खुद का ही कैपिटल खुद का बिजनेस में इन्वेस्ट करें, देन उसका क्या एंट्री है, उसमें कुछ एंट्री नहीं आनी चाहिए। बट एज वी नो अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, तो हम लोग का उसमें भी एक ट्रांजेक्शन क्रिएट होगा। देन मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि देयर आर फ्यू क्लासेस ऑलरेडी हम लोग कॉन्वर्सेशन ले चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंसेप्ट इज एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, डिस्टिंक्ट पर्सन है बिजनेस एंड ओनर। और सेकंड कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। हम लोग ये मान के चलते हैं कि आवर बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हम लोग ये नहीं मान रहे कि ये बिजनेस 2 साल बाद जाके क्लोज हो जाएगा, 5 साल बाद जाके क्लोज हो जाएगा। हम लोग ये मान के चलते हैं अपना माइंड में कि दिस बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इससे क्या हेल्प होता है कि हम लोग का जो ईयर एंड में एसेट्स क्लोज होता है, हम लोग अपना बैलेंस शीट बनाते हैं, देन द एसेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। नाउ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जैसे मैंने बताया कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हम लोग ये समझते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट क्योंकि हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, दैट्स व्हाई वी डिवाइड दिस पीरियड टू अ स्मॉल सेगमेंट्स। जैसे हम लोग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर हम लोग बोलते हैं उसको 1 ईयर का होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April टू 31st March। अगेन फॉर द पर्पज ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग हम लोग उसको क्वार्टरली 3 मंथ्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बताता है कि बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पीरियड फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट,
मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम लोग वही ट्रांजैक्शन अपना बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ से मैंने कुछ मटेरियल खरीदा, 12,000 kgs ऑफ केमिकल्स खरीदा, ठीक है। ये 12,000 kgs ऑफ केमिकल मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। मेरे लिए क्या रेलेवेंट है? इसका प्राइस मैं मान लेता हूँ 2 lakhs है, तो दिस प्राइस इज रेलेवेंट। मुझे जो मेजर करना है, मुझे मनी मेजर करना है, नॉट अकाउंटिंग। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मुझे जो मेजर करना है ये अमाउंट मेजर करना है, रुपीज़ कितना मेरा इनकर हुआ है, नॉट द क्वांटिटी, ठीक है। देन एक्चुअल कंसेप्ट अगेन, जैसे बिजनेस में 2 टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, वन इज कैश एंड अनदर वन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो एक्चुअल कंसेप्ट ये बोलता है कि हमें कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को रिकॉर्ड करना है अपना अकाउंट में, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअल कंसेप्ट। जैसे कि मैं सपोज एक एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने एक एसेट खरीदा, से एक फर्नीचर खरीदा, मैंने फर्नीचर खरीदा और एक से कंप्यूटर खरीदा। तो ऐसे फर्नीचर जो खरीदा मैंने कैश में खरीदा, ठीक है, और कंप्यूटर खरीदा मैंने क्रेडिट में। तो एक्चुअल कंसेप्ट ये बोलता है कि आपको ये भी रिकॉर्ड करना होता है, ये भी रिकॉर्ड करना होता है। ये मतलब पेएबल दिखाते रहेगा, ये एट ए टाइम मेरा आउटफ्लो कैश निकल गया, ठीक है। तो वी रिकॉर्ड बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एज पर एक्चुअल कंसेप्ट। नाउ डुअल एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन का 2 पहलू होता है, एक डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट इज द कोर ऑफ अकाउंटिंग। हर ट्रांजैक्शन का 2 पहलू होगा, वन इज डेबिट एंड वन इज क्रेडिट। इसके साथ हम लोग और एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन को बता सकते हैं क्या है? ये फर्दर हम लोग बाद में आएंगे इसमें। अकाउंटिंग इक्वेशन इज नथिंग बट एसेट्स इज इक्वल टू क्या है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला है, मैंने कार खरीदा, ठीक है। इसमें मेरा 2 एस्पेक्ट क्या क्या है तो बता सकता है। कार खरीदा मैंने कैश से, ठीक है। देन देयर आर 2 एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट में मेरा 2 एस्पेक्ट क्या क्या है? कार है, वन इज कार, अनदर वन इज कैश, ठीक है। सो मैं अगेन इस इक्वेशन में आता हूँ, एसेट इज इक्वल टू क्या है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कार किधर जाएगा? एसेट्स में। मैं मान लेता हूँ इसका 1 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख में कार नहीं होगा, 5 लाख मान लेते हैं। तो कार किधर जाएगा? इधर आएगा। कैश किधर जाएगा? कैश बताओ, नो, कैश क्या है? एसेट्स ही है ना, इसमें कुछ है नहीं है। कैश इधर ही जाएगा, मैं सोचने का ज़्यादा कुछ है नहीं, इधर 0 ही रहेगा। एडमिली मैच कर रहा है कि नहीं? अभी मान लेता हूँ मैं कैश से नहीं खरीद के इसको क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिट से खरीदा मैंने XYZ ऑटोमोबाइल से, ठीक है। अभी मुझे बताइए इस इक्वेशन में कैसे फिट होगा? कार इधर आएगा एसेट में, है ना, और XYZ क्या है जिसे मैंने क्रेडिट में खरीदा? लायबिलिटी, है ना। तो लायबिलिटी किधर आएगा? इधर आएगा, ठीक है। अगेन
से मेरा नाम है ए, ठीक है, मैंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल मैंने इंट्रोड्यूस किया 10 लाख का, ठीक है। अभी कहाँ पे आएगा कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ, मैं कैश भी कर सकता हूँ, से मैंने कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश किया 5 lakhs एंड इन द फॉर्म ऑफ से बिल्डिंग, या मेरा जो बिल्डिंग था उसको मैंने दिया बिजनेस में 5 lakhs। कहाँ पे फिट होगा? As I said, a business is separate from his owners. ये ए ओनर है ना, और बिजनेस क्या है, ए का ही बिजनेस है, ए एंटरप्राइजेस है मान लो, ठीक है। मैं किसका अकाउंटिंग कर रहा हूँ, ए एंटरप्राइजेस का अकाउंटिंग, नॉट ए अकाउंटिंग, ठीक है। अभी बिजनेस में मैंने जब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, क्या क्या इंट्रोड्यूस किया, एसेट में मेरा क्या आया है 5 lakhs आया है प्लस 5 lakhs आया है ना, और यहाँ पे मैं जो रिकॉर्ड करूंगा, मुझे बिजनेस के लिए तो मुझे ए को देना है ना, तो ए इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, और तो उसको हम लाइबिलिटी नहीं बोलते, इसको लाइबिलिटी नहीं बोला जाता। जो ओनर जो कंट्रीब्यूट करता है दैट इज नॉट लाइबिलिटी, दैट इज कैपिटल, ठीक है। तो ये है बेसिकली बेसिक ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। नाउ मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट थोड़ा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का ही मतलब रिलेटेड है। ड्यूअल एस्पेक्ट में हम लोग ने क्या सीखा कि हर ट्रांजैक्शन का 2 पहलू होता है, वन इज प्लस एंड अनदर वन इज माइनस, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है कि एट एनी गिवन पॉइंट आपका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच होना पड़ेगा, ठीक है। कोई लोग पूछ सकते हैं, जैसे हम लोग की प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल मैच नहीं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मैच नहीं करता, तभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं। वही ब्यूटी है कि हम लोग उसको मैच करवाने के लिए ही प्रॉफिट एंड लॉस से ही मैच होता है वो बेसिकली। तो एट एनी गिवन पॉइंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस मैच करेगा। Now another concept is realization concept. Realization concept is something somewhat related to prudence, जो हम लोग ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस में भी लिखा हुआ है, जो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो मैं थोड़ा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के बारे में बोलता हूँ। इसमें बोला जाता है कि एंटिसिपेट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या फिर प्रोवाइड फॉर ऑल losses or expenses and losses but anticipate no gains। जैसे हम लोग सर आपको पता है, हम लोग क्वार्टरली प्रोविजन लेते हैं एक्सपेंसेस के लिए, तो दिस इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। कभी ऑल्टरनेटिव टर्म्स में एग्जाम में आगे कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस क्या है, तो सेम चीज कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में ये कहा गया है कि we should expect all expenses and losses but we should not anticipate income or gain। तो सिमिलरली रियलाइजेशन कंसेप्ट में ये बोला गया कि जो भी हम लोग का रेवेन्यू रिसीवेबल है, हम लोग को टू द ट्यून दैट मच ही रिकॉर्ड करना है टू विच वी आर सर्टेन कि वो रिसीव होगा ही। अगर कुछ डाउटफुल है देन हम लोग को वो एंटिसिपेट नहीं करना है। नाउ फर्स्ट कंसेप्ट में ये कहा गया है कि आप कुछ अगर एसेट प्रोक्यूर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा है आपको उस एसेट वैल्यू में इंक्लूड करना है। यू शुड इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एसेट एक्विजिशन टू दैट एसेट। जैसे आपने मान लो 50 lakhs का कुछ एसेट एक्वायर किया है, तो उसमें था कि 10 लाख का एडिशनल कॉस्ट पड़ेगा टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग।
तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट कितना आएगा एसेट का 60 लैक्स। अपना जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 60 लैक्स। Now there are certain conventions also. एक convention मैंने बता दिया conservatism, convention of conservatism, ठीक है। Next one is convention of consistency. Convention of consistency मतलब कि आप अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, you should follow that throughout the year, ठीक है। आपका अकाउंटिंग में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसे आपने मान लो एक एसेट के लिए एक क्लास ऑफ एसेट के लिए आपने मतलब एक एसेट में मान लो 5 क्लास है, से फर्नीचर। कंप्यूटर्स में मेरा मान लो देयर आर 5 कंप्यूटर्स, ठीक है। मैं 3 के लिए यूज़ कर रहा हूँ से 30%, 2 के लिए यूज़ कर रहा हूँ 40%, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या फिर 3 के लिए यूज़ कर रहा हूँ WDV, 2 के लिए यूज़ कर रहा हूँ SLM। WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, वो डेप्रिसिएशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या है। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। थोड़ा मैं जस्ट बिकॉज मैं डाउट में नहीं रखना चाहता या फिर कंसेप्ट नहीं समझाना चाहता। तो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होता है, मान लो मेरा 1 लाख का एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन रेट है 10%। तो उसका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, मेरा फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन होगा 10,000 होगा। नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस मेरा होगा 90,000। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 9,000। फिर थर्ड ईयर में 8,100 लाइक दिस, ठीक है। और SLM में क्या होता है, SLM में 1 लाख का मेरा एसेट है, उसका सेल्वेज वैल्यू है से 10,000। सेल्वेज वैल्यू मतलब एट द एक्सपायरी ऑफ द या कंप्लीशन ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट एटलीस्ट मिनिमम मुझे 10,000 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। और उसका यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। तो मैं इसका डेप्रिसिएशन कैसे करूँगा, मुझे कितना का डेप्रिसिएशन करना है, सेल्वेज वैल्यू है 10,000, उसका कॉस्ट है 1 लाख। हाँ, मुझे 90,000 का डेप्रिसिएशन करना है, कितना साल में, 10 साल में। तो मेरा ये एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा 9,000। तो SLM में क्या होता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट इज फिक्स, ठीक है। और WDV में रेट इज फिक्स, ओपनिंग बैलेंस जो रहता है उसका ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट है। हाँ, एक क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ कि कौन सा मेथड में एसेट का वैल्यू 0 नहीं होगा। अभी आपका 1 रुपया जो एनुअल वैल्यू है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। एक्सपेंडिचर्स 2 टाइप का होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका द बेनिफिट ऑफ विच विल रिसीव मोर देन एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा जिसका बेनिफिट हम लोग रिसीव करेंगे उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट हम लोग विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड रिसीव करेंगे। ठीक है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर एक वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, नाउ एग्जांपल्स करते हैं। नाउ वेजेस किस में आएगा? रेवेन्यू। नाउ टेल मी वेजेस paid for installation of machinery. Wages paid for installation of machinery. Capital. क्योंकि मैंने उसमें बताया था ना कि कौन सा कंसेप्ट हम लोग कर रहे थे कॉस्ट कंसेप्ट में कि ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू acquisition of the asset will be included in the asset itself. Now tell me amount spent on increasing the seating capacity in a cinema hall. सिनेमा हॉल का सीटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया गया, राइट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय पब्लिशर फॉर एक्वायरिंग कॉपीराइट। लेकिन कैपिटल में आपका टेंजिबल इंटेंजिबल क्या आता है, जैसे कॉपीराइट गुडविल वगैरह दिला इंटेंजिबल असेट्स। एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ ऑफिस द ऑर्गेनाइजेशन ओके एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन द चेंज ऑफ ऑफिस। अच्छा, ऑब्सोलेशन कॉस्ट। Obsolescence cost, revenue. Now एक बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग मेरा, उसमें रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, अगेन रिपेयर मे बी ऑफ टू टाइप्स। repairing may be of two types, one is revenue, one is capital। तो कौन सा रेवेन्यू होगा, कौन सा कैपिटल होगा? जिससे कि मेरे एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जैसे कुछ मेजर ओवरऑल किया गया, बिल्डिंग में मेजर रिपेयर किया गया, दैट इज कैपिटल रिपेयर। ओके, और कुछ माइनर काम किया गया वो हो गया रेवेन्यू रिपेयर। ठीक है, फिर any expenditure incurred to acquire the right to carry on business। right to carry on business मतलब जैसे कि मान लो रिलायंस ने स्पेक्ट्रम के लिए बिड किया है, या 10 years का सपोज लाइसेंस मिला है, रेगुलेशन लाइसेंस मिला है, वो किस में क्लासीफाई होगा? इंटेंजिबल एसेट्स में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, राइट टू एक्विजिशन, जैसे वर्षा में पीएमएल वगैरह होता है ना, पेट्रोलियम माइनिंग पीएमएल पीएल वगैरह। ऑब्सोलेशन मतलब क्या है? इक्विपमेंट्स का वेरिएंट हुआ या खराब हो गया ना, ऑब्सोलेट हो गया। तो जैसे डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है ना, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, ऑल दीज आर
Now share premium. Share premium. जो इन्वेस्ट करते हो ना उसमें जो प्रीमियम मिलता है वो एक्सपेंडिचर नहीं, वो दैट इज रिसीव। फैमिली में हम लोग रिसीव का भी कैपिटल रिसीव पर इन्वेस्टमेंट से हम लोग को रिसीव होगा। अभी जैसे इंटरेस्ट जैसे मान लीजिए मैंने फर्नीचर खरीदा, वो मेरे लिए क्या एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन मेरा बिजनेस ही है फर्नीचर सेल करने का, मैं परचेस करता हूँ, देन वो मेरा ट्रेडिंग गुड्स हो गया एक तरीके से, तो उस केस में वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मैं अगर ब्रोकर हूँ तो मेरा शेयर पे बिजनेस में बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, तो उस केस में मेरा शेयर प्रीमियम मेरे लिए क्या होगा? देन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अभी कुछ कुछ एक्सपेंडिचर्स होता है जो कि जिसका बेनिफिट हम लोग को फॉलो दो रेवेन्यू नेचर बट बेनिफिट ऑफ दिस इज रिसीव्ड फ्रॉम ओनर एंड अकाउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट का नाम पे 10 लाख खर्चा करते हैं, इसका बेनिफिट ऑल्दो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू नेचर का है, बट कुछ कुछ एक्सपेंडिचर है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मुझे मोर देन अकाउंटिंग पीरियड वन अकाउंटिंग पीरियड मिलता है, तो उस केस में इसको कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Hello, sir. यस Sir, screen is not visible. now is it visible? Is it visible now? Yes, sir. फिर और क्या एक्सपेंडिचर हो सकता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन एनीवन टेल मी क्या होता है? बिजनेस कंपनी स्टार्ट करने का पहले जो रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वगैरह होता है उसको वो सब जो खर्चा होता है स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट होने का पहले का खर्चा, दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसका क्या होता है? ईयर ऑन ईयर इवन इनकम टैक्स में भी उसका 5 ईयर्स में अमोर्टाइज होता है वो एक्सपेंसेस, आपको एक बार में डिडक्शन नहीं होगा, 5 ईयर्स में डिडक्शन होगा। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑल्सो वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, बट दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, जैसे मान लीजिए मेरा मैं कंपनी हूँ, मेरा 100 रुपये का डिवेंचर मैंने 90 में इशू किया, ठीक है, तो ये 10 रुपये का मैंने डिस्काउंट दिया है। ये 10 रुपये का जो बेनिफिट है वो मैं इमीडिएटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज करो। ऑल्दो डिवेंचर इज अ कैपिटल रिसिप्ट, डिवेंचर ऑल्दो कैपिटल रिसिप्ट है, डिवेंचर का जो प्रोसीजर है, बस उसका ऊपर जो डिस्काउंट है वो क्या है? रेवेन्यू नेचर का है। नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेज कि जितना भी रेवेन्यू नेचर का डेफर्ड रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो दैट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इटसेल्फ, ठीक है।
नाउ टेल मी, एक ट्रेडर था, उसका कुछ ऑफिस इक्विपमेंट था, जिसका कॉस्ट था 3500, ओके, बट ही सोल्ड इट फॉर 3900. हम लोग जर्नल एंट्रीज में अभी नहीं जा रहे, जस्ट इसमें कैपिटल कितना ट्रीट किया जाएगा. मेरा ऑफिस इक्विपमेंट का वैल्यू था 3500, ठीक है, मैंने सेल्स किया उसको फॉर 3900. इसमें मेरा कैपिटल पोर्शन कितना है और रेवेन्यू पोर्शन कितना है, एंड वाई सो. Yes, 400 इज, आपने जो सर बोला कैपिटल गेन, वो मतलब इनकम टैक्स कंसेप्ट है, मतलब राइट ना वे, बट मतलब इसमें अकाउंटिंग में सर वो कैपिटल गेन वाला कंसेप्ट नहीं है. ये 400 जो है मेरा, ये रेवेन्यू नेचर का है, और जो 3500 है ये कैपिटल नेचर का है. आप लोग एंट्री क्या मारोगे बताओ, मतलब इसको अगर एंट्री करते हो, सेल्स का एंट्री, कैश है, बैंक कैश डेबिट कितना 3900 है ना, टू ऑफिस इक्विपमेंट कितना 3500, टू गेन ऑन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट. अल्टीमेटली ये कहाँ जाता है, जो प्रॉफिट ऑफ गेन है P&L में कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहाँ जाता है, अल्टीमेटली क्रेडिट में जाता है. तो ये 400 क्या हो गया मेरा रेवेन्यू नेचर का, जो P&L में जा रहा है रेवेन्यू नेचर का, जो बैलेंस शीट में जा रहा है वो कैपिटल नेचर का. एक फूड वेंडर था, ठीक है, इसने फास्ट फूड बेचा 2500 का. फिर उसने क्या किया, अपना जो कार्ट था, अपना जो ट्रक था, उसको 25,000 में बेच दिया. तो जस्ट नेचर बताओ, मुझे जर्नल एंट्री नहीं चाहिए. कोई एक फूड वेंडर था, उसने फास्ट फूड बेचा है फॉर 2500, और उसने अपना कार्ट भी बेचा है, जो अपना ट्रक कार्ट या ट्रक बोल लो, 25,000. तो दोनों का नेचर क्या है, कैपिटल या रेवेन्यू. कैपिटल रिसीप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट मैंने जो बताया, जो मैंने अपना सेल किया था, हाँ कार्ड सेल किया था, कैपिटल रिसीप्ट. और रेवेन्यू रिसीप्ट मेरा जो डे टू डे ट्रांजेक्शन में, मेरे जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मैंने जो रिसीव किया, वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीप्ट. ना जैसे सपोज मैंने एक गाड़ी बिक्री किया, नॉर्मल मेरे लिए वो कैपिटल रिसीप्ट हो गया. ना फॉर अ person who is running a car showroom business, for him it will be. तो ऐसा नहीं है, जस्ट मतलब मैंने वर्ड देख के उसको कैपिटल रेवेन्यू में क्लासीफाई कर दिया.
पूरा अकाउंटिंग में आएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग से हर कोई पैसा कमा रहा है, इसलिए कमा रहे हैं, कमाना चाहते हैं। हम लोग को दो चीज़ चाहिए होता है, एक होता है थिंग्स या गुड्स। गुड्स चाहिए होता है या फिर सर्विसेज। अभी वो जीएसटी भी पढ़ा के गए होते। सो इसके लिए हम लोग को चाहिए क्या? थिंग्स लेने के लिए हम लोग को कुछ देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट लेना और देना। सो बिफोर जर्नल एंट्रीज हम लोग थोड़ा बेसिक अकाउंटिंग हम लोग सीखते हैं। बेसिक मतलब लेमैन का हिसाब से हम लोग को कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा, ठीक है। सपोज मुझे ये कंप्यूटर चाहिए, मैंने कंप्यूटर लिया, मुझे क्या देना पड़ेगा? कैश, ठीक है। मुझे ये पेन चाहिए, उसके लिए अगेन कैश देना पड़ेगा। इन द सेम वे मेरे पास एक लैपटॉप एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, मैंने उसको बेच दिया, ठीक है। मेरे पास आएगा क्या? कैश। वही है, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, है ना, ठीक है। या फिर मैं सर्विस ले रहा हूँ, सपोज मेड से सर्विस ले रहा हूँ मैं, सर्विस ले रहा हूँ मैं, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा? कैश, ठीक है। तो सर्विसेज का नाम मैं वेजेस रख सकता हूँ या सैलरी रख सकता हूँ, ठीक है। सेम वे डेबिट क्रेडिट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग मतलब पेमेंट को डिफर करना चाहता है, हाथों हाथ यहाँ पे जैसे सब ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है, मे बी पॉसिबल कि हम लोग सर्विस ले लिया, गुड्स ले लिया, बट वी आर नॉट पेइंग इन कैश। तो यहाँ पे और एक चीज़ आता है, प्रॉमिस। हम लोग एक तरीके से प्रॉमिस कर रहे हैं या अदर पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि ही पे a certain sum of money। तो इन दैट केस सर्विस करके प्रॉमिस करके में कोई आदमी होगा, कोई आदमी ने प्रॉमिस किया होगा, ठीक है। से एक्स ने मुझे प्रॉमिस किया। अगेन मैंने कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। मैंने प्रॉमिस किया एक्स को कि मैं तुमको 2 महीना बाद पैसा दूंगा, तो मेरा इंस्टेंट मैंने कुछ नहीं लिया, आउटपुट मेरा कुछ नहीं हुआ। बट अगेन ड्यूअलिटी कंसेप्ट में मुझे कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मुझे किसको देना है? एक्स को देना है, तो मैंने एक्स अकाउंट रिकॉर्ड करूँगा बुक्स में, ठीक है। लेकिन इसको मुझे सेटल करना है 2 महीना बाद, तो मैं जब 2 महीना बाद पे करूँगा, मेरा क्या जाएगा? कैश, आई विल गिव कैश। तो यहाँ पे मैं एक्स का जो मैंने पेबल दिखाया था, मैं यहाँ पे इसको राइट अप कर दूँगा, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। नाउ इट में सो देन इसमें कि और एक कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का।
मेरा एक कार्ड था जिसका बुक वैल्यू था 10 लाख, ठीक है। बट उसको मैंने दिया अपना दोस्त को, कम दाम में बेच दिया 8 लाख में, ठीक है। तो मुझे कितना मिला है? 8 लाख, है ना, कैश मिला है। और गया कितना मेरा? कार्ड गया है 10 लाख, ठीक है। ये 2 लाख क्या होगा मेरे लिए? लॉस हो गया। तो कहाँ जाएगा? ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये मेरा क्या है? लॉस है। हम लोग ने जो अकाउंटिंग इक्वेशन में बात किया था ना, उसको थोड़ा फर्दर डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था मेरा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी यूज नहीं करते, इसको हम लोग इक्विटी यूज करते हैं। सॉरी, कैपिटल का जगह में इक्विटी यूज करते हैं। ना ये जो इक्विटी है, इक्विटी क्या है? इक्विटी है ओनर का जो वर्थ है। कैपिटल थोड़ा मतलब ब्रॉड टर्म है, तो हम लोग उसको सॉरी, कैपिटल थोड़ा मतलब वैग टर्म है, उसको हम लोग इक्विटी बोलेंगे। इक्विटी में क्या क्या चीज़ आएगा? इक्विटी में एक तो कैपिटल आएगा जो ओनर ने इंट्रोड्यूस किया, हो सकता है उसने उसमें से पैसा निकाला भी हो, तो उसमें क्या माइनस होगा? ड्राइंग्स बोला जाता है। जो ओनर ने अपना पैसा निकाला है बिजनेस से, उसको कहा जाता है ड्राइंग्स, ठीक है। उसमें क्या ऐड होगा? प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ये चीज़ मेरा कंप्लीट इक्विटी बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस किसका? ओनर का है। जो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस है उसको बियर करना पड़ेगा ओनर को, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, पेज नंबर 21 में एक टेबल बनाया हुआ है। कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। कैश अगर इंट्रोड्यूस किया तो मेरा यहाँ पे कैश बढ़ेगा यानी यहाँ पे कैपिटल बढ़ेगा, है ना। देन परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, ये बताओ परचेज ऑफ गुड्स इन कैश मेरा क्या होगा? कैश से माइनस होगा, कैश रिड्यूस होगा, ब्रैकेट मतलब रिड्यूस माइनस, हाँ। मेरा कैश से रिड्यूस हुआ
फिर इन्वेंट्री बढ़ेगा ना, ठीक है। फिर रेंट रिसीव, रेंट रिसीव से क्या होगा, मेरा कैश बढ़ेगा, ठीक है। और मेरा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। यहाँ पे जो कैपिटल ये वाला पोर्शन है ना, इक्विटी वाला पोर्शन भी मेरा बढ़ेगा, ठीक है। ये टेबल एक बार देख लीजिए, फिर डाउट है तो एक बार पूछ लेना। नो डाउट। गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री पता है सबको? डबल एंट्री, उसके पहले हम लोग को क्या सीखना पड़ेगा? हाँ, उसके पहले क्या क्या जानना पड़ेगा? नहीं, टाइप्स ऑफ अकाउंट जानना पड़ेगा। 3 टाइप का अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जैसे एक्स, हम लोग राम हो गया, शशि हो गया, ठीक है। देन रिलायंस हो गया, है ना। जो भी मतलब किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज पर्सनल अकाउंट। इट्स नॉट नेसेसरी कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड पर्सनल आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ओके। लेकिन पर्सनल अकाउंट को हम लोग फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। क्या क्या है? एक हो गया नेचुरल पर्सनल, बताओ। हाँ, आर्टिफिशियल, और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल क्या हो गया? जो ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो है। आर्टिफिशियल पर्सनल क्या है? जो किसी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट है, वो सब क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल। जैसे ये ICMI इंस्टीट्यूट एक आर्टिफिशियल पर्सनल हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सनल हो गया। नाउ टेल मी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या है? एग्जाम्पल दे दो कोई, कुछ अगर आता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या हो गया? जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। एग्जाम्पल दे दो। जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग,
वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, डेबिट नॉमिनल है। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग, हाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस। वेजेस आउटस्टैंडिंग बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको मुझे पेमेंट करना है। वेजेस मतलब क्या है बेसिकली, देखो मेरा एक एम्प्लॉई है, उसको मुझे नाम पता है, उसका मुझे नाम पता है, ठीक है, तो मैं क्या एंट्री मारूंगा, उसका नाम पे लाइब्रेरी दिखा दूंगा। लेकिन मेरा 100 एम्प्लॉई है, अभी एक का नाम तो पॉसिबल नहीं है मुझे मेरा क्लोजिंग का टाइम में एंट्री मारना। मैं क्या करूँगा, सबको क्लब करके मैं क्या एंट्री मार दूँगा, एक हेड बना के, वेजेस आउटस्टैंडिंग का हेड बना के मैं उसमें मार दूँगा, एक नाम हो मेरा पेंडिंग एम्प्लॉइज का, टूवर्ड्स एम्प्लॉइज पेंडिंग। तो ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा जो 100 एम्प्लॉइज़ है ना, 100 एम्प्लॉइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 100 एंट्री मारना, उसके लिए मैं एंट्री मार के 100 एम्प्लॉइज़ का रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। तो मेरा 3 पर्सनल अकाउंट क्या हो गया, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ना रियल अकाउंट में टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल्स में क्या आएगा, कोई भी फिक्स एसेट्स आएगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। अपार्ट फ्रॉम दैट गुड्स भी आएगा, गुड्स जो आपका स्टोर है वो भी आएगा, ठीक है। इंटेंजिबल्स में क्या क्या आएगा, गुडविल, पैटर्न, कॉपीराइट। फिर जो मैंने बताया राइट टू यूज है ना, वो भी आएगा। तो थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या है, जितना भी टाइप का हम लोग का खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो नॉमिनल अकाउंट है। जैसे रेंट, ठीक है, सैलरी हो गया, व्हेन आई से रेंट, सिर्फ पेड नहीं, पेड एज वेल एज रिसीव्ड, ठीक है, दोनों। वेजेस, फिर कुछ एग्जांपल्स दो, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑल आर नॉमिनल एक्सपेंसेस, नॉमिनल इनपुट। एंड परचेजेस एंड सेल्स, परचेजेस क्या है, बोलो परचेजेस क्या है,
जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जर्नल एंट्री हम लोग क्लियर नहीं होगा काफ़ी सब क्लियर होने में मुश्किल होगा। ठीक है, तो एकदम जर्नल एंट्री अच्छा से हम लोग को सीखना है। तो हम लोग आते हैं गोल्डन रूल ऑफ डबल एंट्री। यहाँ तक क्लियर है सबका? पर्सनल का केस में गोल्डन रूल क्या बोलता है? किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, अभी किसका पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज मुझे सपोज एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, मैं उसका अकाउंट्स बना रहा हूँ। ठीक है, एबीसी लिमिटेड को पैसा मिला, एक्स से पैसा मिला है, रिसीव हुआ है। ठीक है, एक्स से पैसा रिसीव हुआ है, तो एक्स क्या रिसीवर है ना गिवर है? गिवर है, उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, सिमिलरली मैंने वाई को पैसा दिया, वाई क्या है? रिसीवर है ना, ये हो गया गिवर, ये रिसीवर है, तो रिसीवर के केस में उसको क्या करना है? डेबिट करना है। किसका बुक्स में? एबीसी लिमिटेड का बुक्स। देन रियल, रियल का केस में क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, क्रेडिट और इनकम जनरेट। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये था ना, हाँ, जब मैंने कंप्यूटर खरीदा था उसमें दो, पहला बात तो कोई भी ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करना है दो अकाउंट क्या है। ठीक है, मैंने कंप्यूटर परचेज किया फॉर कैश, तो दो अकाउंट्स क्या है? कंप्यूटर हो गया, कैश हो गया। इसका नेचर क्या है? कंप्यूटर का नेचर क्या है? रियल अकाउंट। ठीक है, और कैश का नेचर क्या है? ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है ना? ठीक है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर आया मेरे पास, डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, कैश गया, क्रेडिट किया उसको। अगेन पेन परचेज किया, पेन का नेचर क्या है? रियल, कैश का नेचर भी रियल है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ वेजेस का नेचर क्या है? नॉमिनल, और कैश का नेचर क्या है? रियल। नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। So wages is a kind of expense,
है ना, तो इसको ये एक्सपेंसेस इसलिए इसको डेबिट किया गया है। एंड क्रेडिट बिकॉज कैश इज रियल अकाउंट, कैश का क्या रोल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नाउ यहाँ पे और एक ऐड कर दो रेंट रिसीव, हाँ रेंट रिसीव करने से मेरे पास कैश आएगा, कैश क्या नेचर है, कैश का रियल अकाउंट है, रेंट का क्या नेचर है, नॉमिनल। तो कैश का इसका रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, और नॉमिनल का क्या रूल था, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। सो रेंट बिकॉज रेंट इज इनकम फॉर मी, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड, ठीक है। और एक रूल है जो उस रूल से किसी को करना है, कोई रूल चलेगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, देखो बहुत ही बार देखा जाता है, कंफर्टेबल लगेगा। तो या तो मेरे पास एसेट्स है या लायबिलिटी है, ठीक है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, एक्सपेंस है या इनकम है, ठीक है। अगर एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ तो वो क्या होगा, डेबिट, जैसे उसमें रूल था ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। डिक्रीज कब होगा, जब मैं सेल करूँगा, सेल करने से मुझे क्रेडिट करना है। जैसे कंप्लीटली ऑपोजिट होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सनल नेचर का होता है, ठीक है। सो लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कब होगा, हाँ क्रेडिट पे परचेज किया ना, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। मतलब इसका लॉजिक क्या है, डेबिट होने का कब डिक्रीज होगा, जब उसको मैंने पे ऑफ किया, तो द क्रेडिटर माइट हैव रिसीव्ड समथिंग, ठीक है। तो वो रिसीव क्या मतलब, डेबिट द रिसीवर, अगर उस गोल्डन रूल में हमें समझना चाहिए। लायबिलिटी एंड कैपिटल नेचर सेम होता है दोनों, ये भी क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। लेकिन ड्राइंग इज ऑपोजिट टू कैपिटल, ड्राइंग इज ऑपोजिट टू कैपिटल, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज होने से डेबिट, डिक्रीज होने से क्रेडिट, इनकम इंक्रीज होने से क्रेडिट,
एक इलस्ट्रेशन करता है फिर क्लास खत्म करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन 1 हम लोग कर रहे हैं। ऐसा होता है ना फॉर्मेट, डेट, ओके, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ठीक है। April 1, Mr. Vikas and Mrs. Devi, who are currently husband and wife, start consulting business that bringing in their personal cash of 5 lakhs and 2,50,000। ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूडेड है, क्या क्या अकाउंट्स हैं? हाँ, मतलब अकाउंट क्या क्या है? अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। एक तो कैश हो गया, और विकास एंड डेवलपमेंट मतलब उन लोग बेसिकली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों का कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। 3 अकाउंट हो गया, कैश, फिर कैपिटल 2 जन का, विकास और डेवलपमेंट का, ठीक है। कैश का गोल्डन रूल क्या क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश को क्या करना है मुझे? कैश अकाउंट डेबिट, फिर कैपिटल अकाउंट, कौन सा है? पर्सनल में आएगा ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सो दे आर द गिवर, दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। कैसे लिखना है? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? विकाशिस कैपिटल टू दयावतीज कैपिटल। कैश में कितना आया? 750। इसमें विकास का कितना था? 5 lakhs।
क्रेडिट में 5 लाख जाएगा और इसमें 2.5 लाख। ठीक है, इसमें नरेशन लिखना होगा बीइंग, कुछ भी लिख दो आप, कैपिटल ब्रॉट इन बाय विकास एंड बैंकिंग। ठीक है, तो पहला वाला जर्नल एंट्री होगी। नेक्स्ट अप्रैल 10 का क्या है? बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹25,000 फॉर कैश। इसमें क्या क्या कंपोनेंट है? दो क्या फर्नीचर एंड कैश, फर्नीचर एंड कैश दोनों का नेचर क्या है? दोनों ही रियल है। तो कौन सा डेबिट होगा? फर्नीचर डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कौन सा होगा? कैश, टू कैश। ठीक है, अमाउंट 25,000। अच्छा, इसमें इसका पहले क्या लिखा जाता है नॉर्मली जो जर्नल्स में लेजर में हम लोग लिखते हैं? जैसे यहाँ पे 2 लिखा गया है ना, डेबिट बैलेंस में क्या लिखा है? बाय लिखते हैं ना, बाय एंड पे। नेक्स्ट opened a current account with Bank of Baroda, Bank of BB by depositing 1 lakh। इसमें क्या क्या अकाउंट इंक्लूडेड है? बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, बैंक अकाउंट जब कैश इन बैंक बोलेगा तब वो रियल ट्रीट का, बट अदरवाइज जब बैंक अकाउंट बोला, बैंक मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? पर्सनल अकाउंट। सो ओपन द करंट अकाउंट विद बैंक, दोनों, एक मेरा रियल है, एक पर्सनल है। ये कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा? बैंक क्या है? पर्सनल है ना, इसका रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। रियल का केस में ऑब्वियसली एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा, लॉजिक भी लगा के कर सकते हैं। Paid office rent of 15,000 for the month by check। इसमें क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? रेंट और चेक में दिया है, कैश में नहीं दिया, सो बैंक। रेंट पेड है ना, रिसीव है? रिसीव पेड है ना, तो एक्सपेंसेस हो गया, डेबिट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट अकाउंट डेबिट।
फिर बैंक से मेरा पैसा गया है, सो टू बैंक अकाउंट. बैंक इज द गिवर इन दिस केस. 15,000. ठीक है. Bought motor car for 4,50,000 from Millennium Motors by making down payment of 50,000 by check and the balance by taking loan from HH Bank. इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या अकाउंट है? मोटर कार एक है. नेक्स्ट बैंक है और लोन फ्रॉम HH बैंक. तो कार का नेचर क्या है? रियल, पर्सनल है ना. तो कार क्या होगा? डेबिट. कार अकाउंट डेबिट. कितना अमाउंट है? 4.5 लाख ना. कार अकाउंट डेबिट 4.5 लाख. फिर बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, बिकॉज बैंक इज द गिवर. टू बैंक अकाउंट. कितना अमाउंट? 50,000. Then loan from HH Bank. Credit. Because वो भी giver. Loan from HH Bank. Hold it. ठीक है. इसको क्या कहा जाता है? ये बोला किसी इसको क्या कहा जाता है? ये जो लिखा जाता है भूल गया मैं, खुद ही भूल गया. नरेशन बोलते हैं क्या? Anyways, next entry. Vikas and Vairavi carried out a consulting assignment for A Pharmaceuticals and raised a bill of 10 lakhs as consultancy fees. A Pharmaceuticals have immediately settled 2,50,000 by way of check and the balance will be paid after 30 days. The check is received is deposited into bank. इसको सिंगल एंट्री में भी मार सकते हैं आप, डबल एंट्री में भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. मैं डबल एंट्री में मार के दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए. तो विकास एंड वैभव ने एक कंसल्टेंसी सर्विस दिया था टू ए फार्मास्यूटिकल्स फॉर रुपीज 10 lakhs. ठीक है. जब सर्विस दिया उसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है. क्या क्या है?
पेमेंट वाला में नहीं आ रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला पार्ट देखो, ठीक है। सो व्हेन सर्विसेज इज रेंडर्ड टू द ए फार्मास्यूटिकल्स, सो देयर आर 2 अकाउंट इन्वॉल्व इन दिस। एक हो गया कंसल्टेंसी फीस, कंसल्टेंसी फीस। सेकंड वन इज ए फार्मास्यूटिकल्स, है ना, ए फार्मास्यूटिकल्स। ना कंसल्टेंसी फीस का नेचर क्या है, नॉमिनल इन नेचर बिकॉज इट इज नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस। सो कंसल्टेंसी फीस इनकम है या एक्सपेंडिचर है मेरे लिए? इनकम है, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। और ए फार्मास्यूटिकल्स उसको देना है ना, तो वो ए फार्मास्यूटिकल्स को मिलेगा या he'll receive or he'll receive, ना, so debit the receiver. So A Pharmaceuticals debit to consultancy fees. ठीक है, कितना? 10 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया? ए फार्मास्यूटिकल्स हैव इमीडिएटली सेटल्ड 2,50,000 बाय वे ऑफ चेक। ठीक है, बाकी वो देगा आफ्टर 30 डेज। तो इमीडिएटली कितना मुझे मिल गया है? 30,000 ना, सॉरी 2,50,000, मतलब कैश कितना मिला है? 2,50,000। किससे मिला है? ए फार्मा से। सो कैश अकाउंट क्या होगा, बिकॉज डेबिट वर्ड कौन से, कैश अकाउंट डेबिट टू ओके बाय सेल्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू ए फार्मा। ठीक है, 2,50,000। और कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली वी कैन पास द एंट्री इन सिंगल एंट्री ऑल्सो, सिंगल जर्नल एंट्री ऑल्सो। कैसे सिंगल एंट्री में करना चाहिए तो कैसे होगा बताओ? कंसल्टेंसी फीस मेरा कितना, 10 लाख ही होगा। क्रेडिट कितना होगा? 10 लाख ही होगा ना। जस्ट मैं यहाँ रफली यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट में मेरा कितना आया? डेबिट हुआ 2.5 लाख, और बाकी रिमेनिंग किससे रिसीवेबल है? ए फार्मा से 7,50,000। यहाँ पे भी वही हो रहा है कि नहीं? डेबिट मैंने 10 लाख किया था, क्रेडिट मैंने 2.5 लाख कर दिया ए फार्मा को, तो अल्टीमेटली डेबिट पे मिला के कितना होगा मेरा? 7,50,000 डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो यू कैन पास द एंट्री लाइक दिस ऑल्सो, बट ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? सैलरी ऑफ रिसेप्शनिस्ट at the rate 5,000 per month and an officer at the rate 10,000 per month. The salary for the month, for the current month is payable to them. मैंने जैसे बताया था वो वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग वाला, ठीक है, वही है ये। तो इसमें क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है?
क्या देना है? सैलरी। किसको देना है? नाम नहीं पता है, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? सैलरी आउटस्टैंडिंग को। ठीक है, तो ये नॉमिनल हो गया, ये पर्सनल हो गया, है ना। सो नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सैलरी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और ये पर्सनल है, so they will receive credit the debit the receive. ठीक है, तो यही पे क्लास खत्म करते, कल एचआर पोस्टिंग सीखेंगे। कल का Thank you.